Hi, I'm Arzu Verma and I am here to introduce you with some test series for upcoming PCS exams. दोस्तों, मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज़ हमारी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को परखने और उसके रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। तो आइए मेरे साथ इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए। फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल पे मेरा ये पहला वीडियो है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार मुझे देंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मेरे साथ इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित करना है, जिसमें कुछ एसटीजी गोल्स दिए हुए हैं और हमको दूसरी सूची में उसको मिलाना है। तो पहला है SDG 5, SDG 7 और SDG 8 और SDG 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो SDG 5 में क्या है, हम जानते हैं सभी, लैंगिक समानता, जिसको जेंडर इक्वेलिटी बोलते हैं। और SDG 7 ये वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। और SDG 8 में क्या है, अच्छा कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। और SDG 9 आखिरी बच रहा है, उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना। दोस्तों, SDG गोल्स हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो PCS के एग्ज़ाम्स हो, स्टेट PCS हो, या फिर वनडे हो, SSC हो, या आजकल जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें SDG गोल्स मोस्टली 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी अपने लिए एक चार्ट प्रिपेयर करिए अपनी नोट्स में और उसमें सारे SDG गोल्स को लिख लीजिए एक जगह पे। तो इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं जिनमें कथन A और कारण R दिया हुआ है। तो प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा है, वे पर्णहरिम की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। क्या ये प्रश्न सही है? बिल्कुल नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं होगा, बल्कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी जल के साथ अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रश्न तो गलत हो गया, यानी कारण गलत हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही है और आर असत्य है, यानी ए सही है और आर असत्य है, बी। इसका ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? हम सभी इस प्रश्न को जान रहे हैं। ऑप्शन है जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कंगारू चूहा, यानी डेजर्ट में रहने वाला ये कंगारू चूहा ये बिना पानी पिए तक बहुत लंबी अवधि तक रह सकते हैं। और इनका जो मूत्र होता है, यानी जो इनका एक्सक्रीटा होता है, और वो कैसा होता है? वो सॉलिड होता है। और इनको कंगारू चूहा क्यों कहा जाता है? इसका एक रीज़न है कि इनके पेट में कंगारू जैसी ही थैली पाई जाती है, इसलिए इसको कंगारू चूहा के नाम से जाना जाता है। अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एलन मस्क को इस सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया। क्या ये प्रश्न सही है? पहला कथन सही है? बिल्कुल नहीं। दूसरा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को इस सूची में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। हाँ, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन क्यों गलत है? इसमें एलन मस्क को नहीं बल्कि पहला स्थान किसको दिया गया है? बर्नार्ड अर्नॉट को, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। और ये CEO किसके हैं? CEO हैं LVMH के, यानी जिसको हम लुई विटॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। और इनके जो CEO हैं उनको ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो हम सभी जानते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो A, D, E और K, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडिक के नाम से याद कर लेते हैं। ये वसा में घुलनशील हो गए। बाकी बचे कौन? B और C। तो ये हमारे हो गए जल में घुलनशील। अच्छा, लेकिन इतने से काम चलने वाला हमारा? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम्स में कभी कभी इनके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, तो हम सभी को इसके रासायनिक नाम, इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लेने चाहिए। जैसे विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? हम सभी जानते हैं, रेटिनॉल।
और विटामिन बी का क्या होता है, थायमिन B1 का, और विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन सी का क्या होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, हम सभी जानते हैं। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, जो कि पौधों के लिए कम ज़रूरी होते हैं, कम मात्रा में भी उनको मिल जाए तो भी काम चल जाए उनका। तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है मैग्नीज और आयरन, फिर मॉलिब्डेनम। तो इसमें कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो सूक्ष्म नहीं है, बिल्कुल कार्बन इसका सही जवाब है। क्यों, क्योंकि ये सूक्ष्म मात्रा में नहीं बल्कि इनको वृहद मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। और पौधों में सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होते हैं, मैग्नीज, आयरन, मॉलिब्डेनम के अलावा कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है और बोरॉन है, जो इनके लिए ज़रूरी होते हैं सूक्ष्म मात्रा में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट भक्षी पौधे पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, जो कभी कभी कीटों का भक्षण कर लेते हैं या कीट खा लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब उनमें किसकी कमी हो जाती है, जब उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो कभी कभी कीटों का भक्षण कर लेते हैं। तो इनमें से कौन से पौधे ऐसे हैं जो कीट भक्षी हैं। ऑप्शंस हैं यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथीस और डायोनिया। तो इसमें सारे पौधे जो हैं, सारे के सारे चारों पौधे कीट भक्षी हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिया हुआ है विश्व खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व पर्यटन दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इनके थीम दिए हुए हैं कि जो 2023 में इनके सम्मेलन हुए या इनके जो इनकी समिट हुई, उसमें से कौन से हैं जिनकी थीम मैच नहीं कर रही है। तो पहला है विश्व खाद्य दिवस, तो उसकी थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसकी थीम रखी गई इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आर लीडरशिप, आर वेलबिंग। तीसरा है विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और चौथा है विश्व ओजोन दिवस, जिसकी थीम इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी विश्व ओजोन दिवस की थीम जो है इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट नहीं है, बल्कि ये किसकी थीम है, ये थीम रखी गई थी पृथ्वी दिवस की। ये थीम रखी गई थी पृथ्वी दिवस की। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या रखी गई। विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम रखी गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पौधे सल्फर को मृदा के किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो बताना है हमको कि पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फेट के रूप में। इसको क्या पढ़ते हैं, SO4 को हम सल्फेट के रूप में ये मृदा से ग्रहण करते हैं पौधे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण है। कथन है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है हमारे लिए, बिल्कुल सही है। और कारण दिया हुआ है तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। तीव्र प्रकाश में तो मेलाटोनिन का उत्पादन होता ही नहीं है। जैसे जैसे शाम होती है धीरे धीरे ये मेलाटोनिन जो होते हैं ये अपना उत्पादन या अपना श्रावण करना, स्रवित होना शुरू हो जाते हैं। तो कथन 1 जो है वो सही है और कथन 2 जो है वो गलत है। क्यों, क्योंकि ये तीव्र प्रकाश में नहीं बल्कि जैसे जैसे शाम होती है, शाम होते होते रात होती है, फिर मेलाटोनिन का उत्पादन होता है और इसी वजह से हमको महसूस होता है, हमको निद्रा महसूस होती है। और ये मेलाटोनिन स्रावित कहाँ से होता है, ये मेलाटोनिन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। और इसी मेलाटोनिन को या पीनियल ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, रात का हार्मोन, इस नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो बताना है कि जो भारत में प्रवाल भित्तियाँ हैं
वो कहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें जो सुंदरबन है, सुंदरबन में प्रवाल भित्तियाँ नहीं बल्कि क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ना। और बाकी 4 जगहों पे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार और चौथा है लक्षद्वीप, यहाँ सभी में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन में है कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। जितनी भी 2023 की नियुक्तियां हैं आप सभी को उसका एक जगह पे चार्ट तैयार कर लेना चाहिए जिससे हमको याद रखने में आसानी रहे। तो बताना है इसमें इनको कहाँ का नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कुवैत का इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये कब नियुक्त किया गया इनको, 17 जनवरी 2024 में। ये जनवरी का ही करंट अफेयर है इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वें नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। अगला प्रश्न है, 19वें नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो पहले हम जान लेते हैं कि नैम क्या है। नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। नैम की स्थापना कब हुई है, 1955 में। और इसके बारे में कुछ जानकारी और है जो हमको जान लेनी चाहिए। नैम की स्थापना कब की गई, कोल्ड वार के दौरान इंडोनेशिया में जब आयोजित किया गया बांडुंग सम्मेलन, तो उसमें इसकी नींव रखी गई। और इस देश के समूह की स्थापना किन किन देश के नेताओं ने की हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री जो थे, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसमें यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉज टीटो और इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने की थी। नैम का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो नैम के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को रखनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। यानी इसका जो मापन है वो किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहला है रक्ताल्पता यानी एनीमिया, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है मधुमेह या डायबिटीज़, दूसरा है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। तो इसका जो मापन है वो किसके लिए किया जाता है, क्या पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर होगा डायबिटीज़ या मधुमेह का पता लगाने के लिए इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति या इन सिटू सिस्टम के अंतर्गत आता है। इन सिटू और एक्स सिटू के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। पहला है वानस्पतिक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क, दूसरा है राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, तीसरा है जीन बैंक और चौथा है चिड़ियाघर यानी जू। तो कौन सा इसमें से पद्धति ऐसा है जो स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है, कौन सा स्थल ऐसा है। तो इसमें कौन सा होगा, नेशनल पार्क, यानी नेशनल पार्क जो है स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है। इसमें अंदर ही जीवों को रखकर और उनका संरक्षण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूचकांक अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। तो क्या ये कथन सही है। और दूसरा है, वर्ष 2023 में भारत को इस सूचकांक में 42वें स्थान पर रखा गया था। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। अंकटाड ने नहीं, बल्कि इसको कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक को इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। और जो दूसरा कथन है कि इसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। भारत को 42वां स्थान, क्या इतने से काम चल जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ यूएसए को। और जो अंतिम स्थान है वो वेनेजुएला को प्राप्त हुआ। वेनेजुएला को इसमें 55वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें कुल 55 देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है संकटग्रस्त, इसमें से बताना है हमको कि कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और दूसरा है, किसी प्रजाति को सामान्यतः तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 40 वर्ष से न देखा गया हो। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। और दूसरा कथन जो कह रहा है 40 वर्ष से न देखा गया हो, ये 40 नहीं बल्कि 50 वर्षों से अगर किसी
किसी भी जानवर को, किसी भी प्रजाति को नहीं देखा गया है तो उसको मान लिया जाता है कि वो इंडेंजर्ड लिस्ट में है या रेड लिस्ट में है और उसको खतरा है उस प्रजाति को। फिर इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है, केवल पहला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IFSR 2021 के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो इंटरनेशनल सर्वे फॉर फॉरेस्ट रिजर्वेशन रिजर्वायर या चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IFSR 2021 के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से जिले हैं जिनमें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पाया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्रफल नहीं बल्कि प्रतिशत के अनुसार पूछ रहे हैं। तो यदि प्रतिशत के अनुसार पूछ रहे हैं तो पहला सबसे ज़्यादा वनावरण सोनभद्र में, उसके बाद चंदौली में, फिर है चित्रकूट में। ये हो गए प्रतिशत के अनुसार। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, एरिया के अनुसार सबसे ज़्यादा एरिया में कहाँ वनावरण पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो कौन से जिले हैं? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर, इसमें ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कौन सा सही है। भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, क्या ये सही है? भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर तथा बाड़मेर में विस्तृत है। तीसरा है उदंती सित नदी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। और चौथा है 29 जुलाई को राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर दूसरा, यानी भारत का मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, ये सही है। और तीसरा क्यों गलत है? जो उदंती सित नदी है वो नदी टाइगर रिजर्व ये असम में नहीं बल्कि कहाँ में है? छत्तीसगढ़ में है। और राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछ रहे हैं, तो राष्ट्रीय हाथी दिवस 29 जुलाई को ना होकर के कब होता है? 12 अगस्त को होता है। फिर 29 जुलाई को क्या होता है? 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये आप सभी अपने नोट्स में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान भारत में प्रस्तुत किया गया था। पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम के अनुसार किया गया था, किस अधिनियम में किया गया था? तो अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान, द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सैनन को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन निखिल महाजन को। तो इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो दिया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये RRR, ये RR नहीं बल्कि रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जिसमें हम सभी ने मूवी देखी होगी और देखनी भी चाहिए, जिसमें R माधवन ने काम किया है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सैनन को। आलिया भट्ट को किसके लिए दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़। और कृति सैनन को मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन निखिल महाजन को दिया गया है। ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जानकारी दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के तहत सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है संघ, भाग 5 में संघ के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 18 में भारत का महान्यायवादी और भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जाहिर सी बात है, भारत का महान्यायवादी जो है ये भाग 18 में ना होकर के बल्कि भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया हुआ है सीतापुर दरी। श्रावस्ती में क्या फेमस है? जनजातीय शिल्प। तीसरा है हाथरस, हाथरस में हथकरघा उत्पाद। और चौथा है संत कबीर नगर यानी पीतल के बर्तन। तो इसमें से 3 तो हैं जो सही सुमेलित है। जो हाथरस है, हाथरस में हथकरघा उत्पाद नहीं बल्कि किसका उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? हींग का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और ये हथकरघा उत्पाद कहाँ बनता है? फिर हथकरघा उत्पाद जो है वो सबसे अधिक हरदोई में बनता है। ठीक है, तो आप लोग OP का एक चार्ट जो है अपने कॉपी में, अपने नोट्स में एक जगह कंपाइल करके बना के रख लीजिए और उसको रट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो पहला कथन है लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 85 सीटें आवंटित है, बिल्कुल गलत है। हम सभी को ये पता है लोकसभा के लिए कितनी सीटें आवंटित होती है उत्तर प्रदेश से, 80 सीटें। और दूसरा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को आवंटित कुल स्थानों की संख्या 34 है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कितनी सीटें आवंटित की जाती है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से, 31 सीटें। तो इसमें दोनों ही जो कथन है वो गलत है। फिर इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात कितना रखा गया है, कितना इसमें बताया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 22.93%। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको जनपद दिया गया है और उनके मुख्यालय दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के। तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, चलिए मिलाते चलते हैं इसको। गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। जालौन का क्या हो जाएगा? उरई। और तीसरा है कानपुर देहात, अकबरपुर माती, हम सभी जानते हैं। सिद्धार्थ नगर का क्या हो जाएगा? लास्ट नौगढ़। तो देखिए इसमें से कौन सा मैच हो रहा है? ए का 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। बी का 1 इसमें भी है। और सी का 4 किसमें है? यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है महिसा अमीनी, दूसरा है इल्हाम तोहती, तीसरा है नरगिस मोहम्मदी और चौथा है आफिया मोहम्मदी। तो किसे दिया गया है? हम सभी इसको जानते हैं, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान की रहने वाली महिला हैं और ये ईरान की पहली महिला हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप सभी इसका नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। चलिए प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स को मिलाना है। पहला आर्टिकल है 76, चलिए इसको साथ साथ मिलाते चलते हैं। आर्टिकल 76 के बारे में किसके बारे में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल के बारे में, भारत का महान्यायवादी। और आर्टिकल 148 इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं। और 75 के 1 में किसमें क्या बताया गया? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बनता है? इसमें बन जाएगा ए का 3, बी का 1, ठीक है, और सी का 4 और डी का 2, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। चंबल नदी फतेहपुर के पास यमुना नदी से मिलती है। और दूसरा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो है वो देखिए सही है। पहला ऑप्शन चंबल नदी फतेहपुर के पास यमुना नदी से मिलती है, बिल्कुल गलत है। फतेहपुर नहीं बल्कि चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? इटावा के पास मिलती है, ठीक है। और दूसरा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सूची दी गई है और उसको सुमेलियों से। और सतपुड़ा देख लेते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पे है? ये एमपी में है। अमरकंटक पहाड़ी भी एमपी में। जनापाव पहाड़ी कहाँ पे है? एमपी में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटका में है। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है? ए का 4, ठीक है, डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखते हैं, भी मैच करने के लिए है। तो घाटी दी हुई है, ये घाटियाँ कहाँ पे हैं ये हमें बताना है। पहला है कुल्लू घाटी, युमथांग घाटी, नेलांग घाटी और जुकू घाटी। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। हम सब इसको जुकू घाटी से मिलाते हैं। जुकू जो है नागालैंड में है, कुल्लू कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। और नेलांग कहाँ पे पड़ेगा? नेलांग कहाँ पे पड़ेगा? नेलांग पड़ जाएगा उत्तराखंड में। और युमथांग सिक्किम में। देख लेते हैं इसका क्या बनता है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसका। अगला है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या लक्षण है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही जवाब। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही। और तीसरा है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, बिल्कुल सही। और चौथा है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, बिल्कुल गलत। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती बल्कि इसके जो प्रावधान हैं, शक्तियाँ हैं, वो डिसेंट्रलाइज होकर काम करती हैं। यानी जो पावर है वो डिवाइडेड होता है कहाँ? स्टेट्स में और सेंट्रल में। कुछ पावर सेंट्रल के पास होती है, कुछ पावर स्टेट के पास होती है। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो
डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं, वो एकीकृत नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लंबाई के अनुसार निम्नलिखित हिमनदों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबे से होते हुए सबसे छोटा ग्लेशियर कौन सा है? तो देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जेमू, बियाफो और बाल्टेरो ग्लेशियर। तो इनका मेजरमेंट हमें कम से कम हल्का फुल्का मेजरमेंट तो याद रखना ही चाहिए। तो सियाचिन जो है वो देख लेते हैं, ये 76 किलोमीटर का है, जेमू 26 किलोमीटर और बियाफो 60 किलोमीटर और बाल्टेरो 58 किलोमीटर। तो क्या बनता है हमारा अवरोही क्रम में? अगर इसको हम करते हैं, पहला हो जाएगा सियाचिन, दूसरा बियाफो और तीसरा बाल्टोरो और चौथा जेमू। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो हम सभी को पता है। पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल जो है मथुरा में खोला गया, और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। जानकर खुशी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है, बिल्कुल सही। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, सही सही जवाब। और तीसरा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, बिल्कुल सही। और चौथा नारकोंडम ज्वालामुखी जो प्रसुप्त है अंडमान सागर में है, ये भी सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा, 4 आर्टिकल्स द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। 16 में समानता का अधिकार है, 17 में भी समानता का अधिकार है, 18 है उसमें भी समानता उपाधियों का अंत है, 17 है छुआछूत और 16 है समानता का अधिकार हर जगह। तो आगे है 37वां, इसको भी सुमेलित करना है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, टिन और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये हमको बताना है। तो तांबा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पहले देख लेते हैं टिन का उत्पादन। टिन जो है सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और चांदी सर्वाधिक हम सभी जानते हैं राजस्थान में। स्वर्ण जो है वो कर्नाटक में और तांबा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका क्या बनता है ऑप्शन? ए का 2, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में दोष सिद्धि की दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध किस राज्य में रिकॉर्ड किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। हाँ, शॉकिंग तो है, मगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध रिकॉर्ड किए गए हैं। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह मेले का 42वां संस्करण था। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड थी। इसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य थे। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मेले का 42वां संस्करण था और इसकी थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड थी। लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार और केरला जो है इसके भागीदारी राज्य थे। चलिए अगला है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके कारण दिए हुए हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही जवाब है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है और पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो ए सही है और आर इसका गलत जवाब है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो आपको वाटरफॉल दिए हुए हैं और बताना है कि ये वाटरफॉल कहाँ पे हैं। नोका लिकई जलप्रपात नागालैंड, क्या ये सही है? भांवली वजराई जलप्रपात, बरही पानी जलप्रपात और गोकक जलप्रपात यानी गोकक वाटरफॉल। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा इसका बरही पानी वाटरफॉल जो कि उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। तो तीनों का और हम जान लेते हैं तीनों गलत क्यों हैं। नोका लिकई वाटरफॉल जो है वो नागालैंड में ना होकर के मेघालय में है और भांवली वजराई जलप्रपात मध्य प्रदेश में ना होकर के महाराष्ट्र में है। गोकक जलप्रपात केरल में ना होकर के कर्नाटका में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने तीनों के बारे में और जान लिया।
आगे चलते हैं। 42वां क्वेश्चन, तिलहन भोजन में वसा का मुख्य स्रोत होता है। स्टेटमेंट दिया है और उसका कारण दिया है। तो क्या ये सही जवाब है कि जो तिलहन यानी जो तेल के बीज होते हैं उसमें वसा का मुख्य स्रोत होता है? वो बिल्कुल सही है। इसकी आपूर्ति सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के द्वारा किया जाता है। सही बात है, इससे हमें ऑयल मिलता है और ऑयल जो होता है वो वसा का मुख्य स्रोत होता है, तिलहन। तो ए जो है सही है और इसकी सही व्याख्या है। अगला, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो ये हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, सही जवाब, ठीक है। पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, सही है। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। जब मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देते हैं तो ये राज्यपाल का ही काम होता है कि वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे या उनको अपनी सरकार ख़त्म करने के लिए बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, ये भी सही है। उच्च न्यायालय को परामर्श मांगने के लिए, नहीं, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए इनके पास ये अधिकार नहीं होता है, बल्कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये ऑप्शन सही है और 5वां जो है वो गलत है। आगे चलते हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। जैसे यदि हम इंडिया का मैप देखें तो जो मानसून है वो कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम की तरफ से आता है। और किधर की तरफ जाता है? उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल गलत है, उल्टा बोल रहे हैं। शीतकाल में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, तो ये तो ग्रीष्मकालीन की होती है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है, जवाब है, वो हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एलिफेंटा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे शिव गॉड शिव की जो मूर्ति है, त्रिमूर्ति, ये एलिफेंटा की गुफाओं में मिलती है और इसके लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा की गुफा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग्य युग सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया, क्या ये सही है? दूसरा है यजुर्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें 10 राग युद्ध जो है सरस्वती नदी पे नहीं बल्कि परुष्णी नदी पे लड़ा गया। परुष्णी नदी किसका नाम था? ये रावी का पुराना नाम परुष्णी नदी था। और दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा है स्टेटमेंट, यजुर्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। बात तो सही है कि सरस्वती नदी को इन नामों से और जाना जाता है, लेकिन ये यजुर्वेद में नहीं बल्कि ये ऋग्वेद में इसको ये कहा गया है, इसके ये नाम बताए गए हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में नहीं। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना तो 2। अगला देखते हैं। सूची दी हुई है, इसको हमें सुमेलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको इस नाम से जाना जाता है। और बेकिंग सोडा किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट। और डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बन रहा है? डी का 4 देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला, सैंधो सभ्यता में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें बताना है कि शैलकृत स्थापत्य यानी पत्थरों से बने हुए स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा की और कुछ विशेषताएं हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। सिंधु सभ्यता से स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमें ठीक से इसका नोट्स बना के पढ़ लेना चाहिए। तो धौलावीरा के बारे में धौलावीरा की और अन्य विशेषताएं क्या हैं कि राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। ये सबसे बड़ा सैंधव स्थल माना जाता है राखी गढ़ी और दूसरा माना जाता है धौलावीरा को। और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर
स्थल के रूप में नामित किया। ठीक है, अगला है शासक और उसके महाजनपद कि शासक और ये किस महाजनपद में शासन किया करते थे। तो प्रद्योत, अजातशत्रु, प्रसेनजित और उदयन। प्रद्योत जो है अवंती में शासन करते थे, अजातशत्रु मगध के शासक थे, प्रसेनजित कौशल और उदयन मत्स्य। तो इसमें से बताना कौन सा नहीं सुमेलित है सही। तो ऑप्शन नंबर 4 उदयन। उदयन मत्स्य के नहीं बल्कि वत्स के शासक थे। ठीक है, वत्स कहाँ वत्स जो पुराना नाम था वो आज के प्रेजेंट में कौन कौन सी जगहों को वत्स बोला जाता था। जी, जो इलाहाबाद, कौशाम्बी, ये सब स्थल हैं, ये इनको वत्स के नाम से जाना जाता था। अगला है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण दिया हुआ है नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता है। तो इसमें से बताना है क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। 0 से नीचे का तापमान तो प्राप्त होता है, सही है, बिल्कुल सही है। और नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा देता है। नमक बर्फ के गलनांक को बढ़ा नहीं बल्कि नमक यानी बर्फ में या पानी में अगर अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो उसकी गलनांक बढ़ नहीं बल्कि इसकी गलनांक घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर कथन कारण जो है गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा है कि हम टेस्ट को जब सॉल्व करें तो उसके जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको भी करते साथ साथ उसको भी करते चलें। तो मैं सोचती हूँ कि इसको हम डिवीज़न में ही पढ़ें। 50-50 क्वेश्चंस डेली करते हैं। 150 क्वेश्चन मेरे पास इस सीरीज़ में है, तो 50 क्वेश्चंस पर डे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।